नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका दुनिया की खबर में टीसीएच में। दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इज़राइल, फ़लस्तीन और बाकी सब पर मैं लगातार बात करता ही रहता हूँ। अभी वहाँ से कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है मेरे पास, सिर्फ़ एक अपडेट ये आई है कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी फ़ोर्स बनानी है, उस सिक्योरिटी फ़ोर्स में उसका रोल सबसे ज़्यादा हो, 2 साल से ज़्यादा का वक़्त माँग रहा है, उस पर जब और डिटेल्स आएँगी तो मैं बात करूँगा। लेकिन देश के बगल में हमारे पड़ोस के पाकिस्तान से कुछ बहुत बड़ी खबरें और कुछ बहुत ज़रूरी खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान है और एक हिस्से पर हिंदुस्तान है। पाकिस्तान वाले हिस्से को हम पीओके कहते हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है, दोनों की अपनी-अपनी टर्मिनोलॉजी है। मुज़फ्फराबाद उसकी राजधानी है और उसके आस-पास का पूरा इलाका है। जिन लोगों ने मेरी किताब कश्मीरनामा पढ़ी होगी, उनको उसकी हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी पता होगा। उनको पता होगा कि वो जो कश्मीर है उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे वहाँ पर शासन होता है। प्रैक्टिकली आप देखें तो पूरी तरह से पाकिस्तान का उस पर कब्ज़ा है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान हमेशा ये दिखाता है कि आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद है, हमने तो कश्मीर को आज़ादी दे दी और वो दावा करता है कि भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, वो भी उसी का है। खैर, वो सब कहानी अलग। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुज़फ्फराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जो है मुज़फ्फराबाद का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जेन ज़ी जिनको आप कह सकते हैं, नेपाल के आंदोलन के बाद जेन ज़ी लगातार चर्चा में रहा है, वो स्टूडेंट लगातार आंदोलन में है। पहले भी खबर आई थी, काफ़ी तोड़-फोड़ और बाकी सारी चीज़ों की खबर आई थी, लेकिन इस बार जो खबर आई है, वो खबर बहुत साफ कर रही है कि कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के युवाओं में पाकिस्तान सरकार के प्रति गुस्सा लगातार भड़क रहा है। मामला क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। नवंबर के शुरुआत से ही इस इलाके में जो मैंने आपको बताया मुज़फ्फराबाद यूनिवर्सिटी में ये आंदोलन धीरे-धीरे सुलग रहा है। कारण क्या है कि छात्र स्टूडेंट्स जो हैं वो फीस में जो बढ़ोतरी वहाँ पर हुई है और ई-मार्किंग प्रणाली जो लाया गया है कि अब लोग चेक नहीं करेंगे, ई-मार्किंग होगी। उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ लगातार सड़क पर आ रहे हैं, लगातार एहतजाज कर रहे हैं। हज़ारों छात्रों के साथ हुआ ये, हज़ारों स्टूडेंट्स को नंबर जो मिले, वो सही नंबर नहीं थे। अगर उनको लगता था 50 मिलने चाहिए, तो 5 मिले, अगर उनको लगता था 70 मिलने चाहिए, तो 30 मिले। तो वो काफ़ी नाराज़ थे और इन नंबर्स को चेंज करने के लिए, रीचेकिंग के लिए कि भाई आपने गलत चेक किया है, इसको फिर से चेक कीजिए। जब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, तो पता चला कि उसकी फीस जो है, वो ₹10,500 तक है। ये काफ़ी ज़्यादा फीस है। गलती यूनिवर्सिटी की है, गलती ई-मार्किंग सिस्टम की, लेकिन 10,000 से ज़्यादा की फीस छात्रों से माँगी गई। ज़ाहिर है कि छात्र गुस्से में थे और छात्र आंदोलन कर रहे थे। इस बीच में हुआ क्या 4 नवंबर को एक बंदे ने जो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, एनोनिमस जिसको बताया जा रहा है, अज्ञात बताया जा रहा है, उसने फायरिंग की और फायरिंग में कुछ छात्र घायल हुए, कुछ छात्र मारे गए और सवाल ये उठा जो वीडियो था जिसमें फायरिंग हुई थी वो वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद सवाल ये उठा कि ये था कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को भेज रही है। बस इसके बाद आंदोलन हो गया तेज। मामला शुरू हुआ था छात्रों की फीस से, लेकिन अब वहां के युवा जो सवाल उठा रहे हैं वो पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को भी लेकर उठा रहे हैं। साथ में वहाँ करप्शन जो ज़बरदस्त है, उसको लेके उठा रहे हैं, बेरोज़गारी को लेके उठा रहे हैं और आर्मी जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार करती है, उस पर उठा रहे हैं और ये आंदोलन लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में भी अब धीरे-धीरे फैलने लगा है, फैल चुका है बेसिकली। दरअसल अगर पीओके को देखेंगे, मैंने अपनी किताब कश्मीरनामा का ज़िक्र किया, उसमें लिखा था कि पीओके आज़ाद या अज़ाब, ये आज़ाद है या फिर अज़ाब है। और जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप समझना शुरू करेंगे तो मालूम चलेगा आज़ाद कम है, अज़ाब ज़्यादा है। बात की गई आज़ादी की, वहाँ के जो होते हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है, लेकिन ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनके चुने जाने के लिए 2 शर्त हैं। पहली बात तो ये कि कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के समर्थक होने चाहिए कि कश्मीर की कोई आज़ादी ना हो। जो भी लोग आज़ाद कश्मीर की बात करते थे, कश्मीर इंडिपेंडेंट कश्मीर राज्य की बात करते थे, देश की बात करते थे, उनको तो साफ कर दिया गया। वही लोग वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म चुने जा सकते हैं, वही लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ विलय के समर्थक हैं, नंबर 1।
दूसरा ये कि उनको मुसलमान होना चाहिए, उनको मर्द होना चाहिए। मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्या मुसलमानों की है, तो आम तौर पे मुसलमान ही चुना जाएगा। लेकिन मर्द होना चाहिए, कोई औरत जो है वो पीओके की कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती। आप सोचिए कि एक औरत पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, लेकिन वो पीओके की वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती। इसके अलावा भी चाहे वो नीलम नदी का पानी हो या नीलम नदी के ऊपर बने हुए जो पीओके में नदी बहती है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पैदा होती है वो पीओके के लोगों को नहीं मिलती। वो मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को नहीं मिलती, वो पूरी पाकिस्तान में जाती है। ऐसे ही अगर आप नॉर्दर्न एरिया जिसको कहा जाता था पहले अब गिलगिट-बाल्टिस्तान कहा जाता है, वहाँ भी देखेंगे, तो वो पाकिस्तान के लिए बेसिकली लेबर सप्लायर है और वहाँ का सारा जितना प्राकृतिक सब कुछ है, वो सारा का सारा चाहे वो बिजली हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हों, वो पाकिस्तान में काम आता है। उन इलाकों में लंबे-लंबे वक़्त तक बिजली गायब रहती है। ऐसे ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्ज़े में है, पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्ज़े में है। आप अगर वहाँ पे देखेंगे आप अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी किताबें अब धीरे-धीरे आ रही हैं, पहले तो वहाँ से लिटरेचर आता नहीं था। आप ये देखेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन के मामले में शायद पाकिस्तान में वैसे ही करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर सबसे ज़्यादा कहीं करप्शन होता है, तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर होता है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो कश्मीरी है, जो पुंछी है, जो मुज़फ़्फ़राबाद का रहने वाला है, ये सारा इलाका जो है, वो दरअसल पाकिस्तान के तहत है। वो पाकिस्तान अपने हिसाब से वहाँ के रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है और अपने हिसाब से वहाँ पर तमाम कार्रवाइयाँ करता है, जिससे युवाओं में लगातार गुस्सा पनपा है। कुछ दिन पहले, साल भर पहले कई वीडियोज़ आए थे, जो दुनिया भर में वायरल हुए थे, जहाँ वहाँ के युवाओं ने सवाल उठाया था कि हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। बाकी पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ हैं, वो भी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। इस तरह के कई सारे वीडियोज़ आए थे। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारा गुस्सा जब पहले से पनप रहा होता है, तो कोई एक चिंगारी लगती है और आग भड़क जाती है, ये वही हुआ है। पढ़ाई का मामला, एजुकेशन का मामला, वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बताया। वहाँ पर इन्होंने ई-मार्किंग लागू की। अब ई-मार्किंग जो है वो क कंप्यूटर से ये मार्किंग कर रहा है। ई-मार्किंग में बहुत सारे छात्रों को लगा कि नंबर गड़बड़ है और चलिए ई-मार्किंग आपने लागू की, किसी को लगा गड़बड़ है तो बड़ा आसान तरीका था कि चलो रीचेक कर लेंगे। लेकिन रीचेक के नाम पर इन्होंने साढ़े 10,000 रुपए की फीस माँगी। जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ छात्रों के लिए पढ़ना ही बहुत मुश्किल काम है, वहाँ साढ़े 10,000 की फीस मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आग लग गई, चिंगारी मिल बन गई ये, भड़क गई और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि ये पढ़े-लिखे युवा हैं, इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया कि तुम हमें आज़ाद कश्मीर कहते हो, लेकिन हमारी आज़ादी कहाँ है? सब कुछ तो तुम चला रहे हो, तुम्हारे हिसाब से हमारी सरकार चलती है, तुम्हारे हिसाब से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो यूज़ होते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारी बिजली, हमारा पानी, सब तुम छीन के ले जाते हो, तो ये आज़ादी कैसी है? और ये मूवमेंट जब बढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ? शरीफ सरकार और क्या कर सकती थी? शहबाज शरीफ और क्या कर सकते थे? सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन लगा दिया कि स्टूडेंट यूनियंस जो है वो इल्लीगल है। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया कि छात्र आपस में एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर सकें और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। वहाँ पे आर्मी पहुँच गई, आर्मी ने अपने तरीके से दमन करना शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद जो पीओके का यूथ है, वो बिल्कुल वापस जाने को तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब हिंदुस्तान वाला जो कश्मीर है, उस पर सवाल उठाते रहते हैं। दुनिया भर के मंचों पर जाकर ये कहते रहते हैं कि भाई कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, कश्मीर में ये होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, सारी डिमांड वो करते रहते हैं। लेकिन जो कश्मीर उनके पास है और कश्मीर के 2 हिस्से उनके पास है। एक तो ये वाला हिस्सा पुंछ और जिसको आप कहते हैं पुंछ तो खैर भारत में है, लेकिन पुंछ का एक हिस्सा और मुज़फ़्फ़राबाद ये उनके पास है। और दूसरा गिलगिट-बाल्टिस्तान उनके पास है। गिलगिट-बाल्टिस्तान का एक हिस्सा उठाकर उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया और गिलगिट-बाल्टिस्तान के अंदर जो कभी शिया बहुल इलाका हुआ करता था, वहाँ पंजाबी लोगों को ले जाकर बसा दिया। और सारा माहौल ऐसा बनाया कि लंबे समय तक गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है, वो हिंसा में फँसा रहा। वहाँ लगातार आप कभी भी, कहीं भी दंगे हो सकते थे, कहीं भी खून गिर सकता था। और इधर जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसका उपयोग उन्होंने सिर्फ़ या तो पॉलिटिसाइज़ेशन के लिए किया, दुनिया को ये दिखाने के लिए कहा कि देखो हमारा वाला तो आज़ाद है, जबकि आज़ादी नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं थी और दूसरा वहाँ के संसाधन लगातार लूटते रहे। वहाँ का खनिज, वहाँ का सारा कुछ, वहाँ का पानी, वहाँ का बिजली लगातार लूटते रहे और वहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई, वहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया, जहाँ लोग सेकंड ग्रेड सिटीज़न जीने के लिए मजबूर हैं।
ये भी आपको बता दूँ कि जिन्होंने भी कश्मीर की आज़ादी का सवाल उठाया, जिन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, हमें तो आज़ाद कश्मीर चाहिए, उन लोगों को जेलों में डाल दिया गया, उन लोगों को किनारे कर दिया गया, उन लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये जो पीओके में जितने भी लीडर्स हैं, जो पीओके के लीडर्स हैं, ये सब के सब वही हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में मर्जर को सपोर्ट करते हैं। जो पाकिस्तान में मर्जर को सपोर्ट ना करे, वो वहाँ का लीडर हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान के अंदर-अंदर, बाहर वो जितनी भी बातें कर रहा है, अंदर-अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। अगर आप देखें तो वहाँ पर तहरीक-ए-लब्बैक जो एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जो ज़ाहिर तौर पर कट्टरपंथी ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ पर उन्होंने लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च शुरू किया था। कहा गया कि ये फ़लस्तीनियों के समर्थन में ये मार्च निकल रहा है। इसमें यूएस एम्बेसी के सामने और बाकी सारी जगहों पर ये मार्च निकलना था। इस मार्च में भी बहुत हिंसा हुई और इसमें भी कई लोग मारे गए। पुलिस ने टीएलपी का जो मुख्यालय था, उसके ऊपर छापा मारा और टीएलपी के जो नेता हैं साद रिज़वी, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद हिंसा भड़क उठी और 11 टीएलपी के लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा घायल हुए। इसी चक्कर में आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर भी हमला हुआ। अफ़गानिस्तान में ये कहा गया कि टीएलपी के ठिकानों पर हमला हो रहा है और टीएलपी के लीडर पे हमला हो रहा है। फिर टीएलपी के लीडर बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन अफ़गानिस्तान से इनके रिश्ते खराब हुए, टर्की में इन लोगों की बातचीत हो रही थी, वो बातचीत भी अभी फाइनली सेटल नहीं हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट इनको बंद करना पड़ा, स्कूल बंद करना पड़ा, मेट्रो की जो इनकी सेवाएँ हैं, मेट्रो सर्विसेज़ हैं, वो इनको सस्पेंड करनी पड़ी। 23 अक्टूबर को टीएलपी पर बैन लगा दिया गया, कहा गया कि ये आतंकवाद और हिंसा में शामिल है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, आप जानते हैं। इमरान साहब को गिरफ्तार करने के खिलाफ भी 2023 में पीटीआई के समर्थकों ने मई 2023 में एक बड़ा हिंसक प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में जो आर्मी हेडक्वार्टर है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। इसमें भी 30 से ज़्यादा पीटीआई के मेंबर्स मारे गए थे और करोड़ों लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब देखिए इमरान खान को जिस तरह से जेल में रखा गया है। और पिछले चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई, ये गुस्सा अभी भी लोगों के अंदर है और ये गुस्सा कब भड़क जाएगा आप नहीं जानते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ऐसे गुस्सों ने पाकिस्तान में पहले भी तानाशाहों को धूल चटाई है। मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, एक कहानी आपको सुनाकर बात खत्म करूँगा। मार्च 1969 की बात है। उस समय वहाँ के आर्मी चीफ थे अयूब खान और अयूब खान साहब पाकिस्तान के ना केवल मिलिट्री चीफ थे बल्कि पाकिस्तान के तानाशाह भी थे। उनके खिलाफ आंदोलन शुरू होता है और स्टूडेंट पहले शुरू शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें मज़दूर शामिल होते हैं और उसको भी ऐसे ही रिप्रेस करने की कोशिश की गई। दर्जनों लोग मारे गए, सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गईं, कर्फ्यू लगाया गया, कई सारे छात्र नेता मारे गए और उसके बाद हालत ये हुआ कि मार्च में ये आंदोलन शुरू हुआ और मार्च के ही महीने के आखिर में अयूब खान साहब को इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान की गद्दी छोड़नी पड़ी। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, दुनिया भर से हथियार इकट्ठा करना, दुनिया भर में एटॉमिक पावर होने के चलते अपना कुछ दिखाने की कोशिश करना, ये सब तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की अव्यवस्था है, भले डेमोक्रेटिक शासन दिख रहा है, लेकिन शासन आर्मी का पूरी तरह से है। आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने ट्रंप जो हैं, वो आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं, तो आसिम मुनीर ही दरअसल वहाँ के डिक्टेटर हैं, शहबाज शरीफ तो दिखाने का चेहरा है। ऐसे में जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये मूवमेंट शुरू हुआ है, ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहाँ तक जाता है और अगर ये आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट मुकाम हो सकता है। आप भी बताइएगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मूवमेंट पर? इस मूवमेंट की और डिटेल्स हों, तो हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप हिंदुस्तान से हैं, तो आप भी और दुनिया के किसी कोने से हैं, तो भी आपको जो लगता हो मेरी बातों पर, ज़रूर बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे आइए कमेंट में कहिए, मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ और फिर आगे उस पर बात करने की भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।